तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स टीएमबी यूनिवर्सिटी हिस्ट्री ऑनर्स का एक-एक करके सब क्वेश्चन को डील करते हुए चल रहे हैं। पहले हम आपको अलाउद्दीन खिलजी, उससे पहले बलबन, उससे पहले मुस्लिम हिंदू के बारे में बता चुके हैं और उससे पहले पेपर 4 के बारे में पेपर 4 पूरा डिस्कस हो चुका है। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मोहम्मद बिन तुगलक का प्रशासनिक सुधार के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या-क्या काम किया और उसका आलोचनात्मक पहलू को हम लोग ज़्यादा फोकस करके चलेंगे कि वो जो है असफल क्यों होते चला गया धीरे-धीरे करके। तो ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार क्या क्या था। तो यही क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया प्रशासनिक सुधार क्या क्या था। या फिर इसका और एक क्वेश्चन इस तरह हो सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए कार्य का आलोचनात्मक पहलू का वर्णन करें। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो अब आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। ये जितना भी आधा घंटा का वीडियो रहने वाला होगा लगभग, तो आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक को जानने से पहले आप जितने भी नए इस चैनल पे आए हुए हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेरी है, कोई भी मन में प्रश्न है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ऑनर्स के लिए ही नहीं है, बल्कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के मदद से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कम्पिटिटिव एग्जाम में, और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में तो मिलेगा ही। आप पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप बन जाता है, ये बात सत्य है। और इसका आपको सब्जेक्टिव में जो ऑनर्स में हम लोग को लिखना पड़ता है, वो 8-9 पेज, 7 पेज, 8 पेज का लिखना पड़ता है लगभग। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस वीडियो में पहले पूरा समझ लीजिए क्या है नहीं है। उसके बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा 8-9 पेज का पूरा नोट्स पढ़ सकते हैं। वहाँ से नोट्स आप बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप समझ लीजिए अपने से नोट खुद बना लीजिएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ से आप जाके पूरा पढ़ सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूरा का पूरा। जो यहाँ पे बताने वाले हैं, वहाँ सेम चीज़ वहाँ पे भी रहने वाला है, वो बस सब्जेक्टिव वे में पूरा का पूरा, और यहाँ पे हम आपको पूरा का पूरा समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखिए मोहम्मद बिन तुगलक। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट मोहम्मद बिन तुगलक जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए, एक बात ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक जब बोलेंगे तो आप लोग समझिएगा कि एमबीटी के बारे में बोल रहे हैं। बार बार पूरा लिखना मोहम्मद बिन तुगलक, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो एमबीटी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहता है 1325 से लेकर 1351 तक। क्या बोले? 1325 से लेकर 1351, ये मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहता है। इससे पहले गयासुद्दीन तुगलक शासन करता है 1320 से लेकर 25, और उससे पहले कि अलाउद्दीन खिलजी, जो कि हम बताए हुए थे आपको, खिलजी लास्ट हो जाता है 1326 में, खिलजी खत्म हो जाता है। अब 20 से तुगलक वंश स्टार्ट होता है। तुगलक गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक करता है। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि तुगलक वंश का एक प्रतापी शासक ये रहा। तो इसको स्टार्टिंग लिखने का स्टार्ट कैसे करेंगे? अगर ऑनर्स में अगर हम लोग लिख रहे हैं 7-8 पेज अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के ही नहीं बल्कि पूरे मध्यकालीन भारत के सबसे विद्वान शासक में से एक रहे। क्या बोले? सबसे विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है पूरा मध्यकालीन भारत में। काहे कि देखिए, इसको क्या था, बहुत सारा भाषा का ये ज्ञानी था। उर्दू, संस्कृत, फारसी, तुर्की और भी कुछ भाषाओं का ये नॉलेज रखता था मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। इसको पूरा मध्यकालीन, जैसे कि हम बताएं, मध्यकालीन भारत में सबसे विद्वान व्यक्ति में से एक माना जाता है। लेकिन फिर भी इसको असफल माना गया है। इसको बहुत सारे इतिहासकार ने इसको असफल माना है। मतलब पढ़ा लिखा गवार इसको बोला गया मोहम्मद बिन तुगलक को। तो ऐसा काहे किया गया, हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। आप शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। आपको
शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसा आखिरकार क्यों कहा गया। तो सबसे पहले जो कि क्वेश्चन में दिया गया महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार, क्या-क्या सुधार किया, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए कि किस-किस क्षेत्र में, पहले यहाँ पे लिख देते हैं किस-किस क्षेत्र में सुधार किया गया, उसके बाद सबको एलोबरेट करके अच्छा से बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला सुधार क्या था, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता इसका पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आता है, राजत्व सिद्धांत, राजत्व विस्तार बोल सकते हैं, राजत्व विस्तार। तीसरा पॉइंट क्या आता है, दोआब में कर की वृद्धि, कर की दोआब में कर की वृद्धि। चौथा आता है ये राजधानी स्थानांतरण, राजधानी स्थानांतरण, राजधानी स्थानांतरण। पांचवा क्या आता है, अकाल का रोकथाम, अकाल का रोकथाम। छठा क्या आता है, छठा आता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। आज हम लोग ये सब बारे में बात करने वाले हैं, और एक पॉइंट है बाद में बताएंगे। ये सब टॉपिक में बात करने वाले, धर्मनिरपेक्षता में उसको क्यों असफलता मिली, उसने क्या किया, राज्य विस्तार में वो क्या क्या किया, राज्य विस्तार नहीं, हालांकि यहाँ पे राज्य सुधार होगा। राज्य सुधार में वो क्या क्या किया, दोआब में क्या क्या किया, राजधानी स्थानांतरण क्यों किया, अकाल में रोकथाम वो क्या क्या किया, सांकेतिक मुद्रा में वो किया तो असफल क्यों हो गया। तो इस सब बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अब वीडियो के लास्ट तक पूरे बने रहिए, आपको सब कुछ आ जाएगा क्लियर, पूरा क्लियरिटी एकदम आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता में हम लोग बात करते हैं। धर्मनिरपेक्षता में क्या क्या किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा कहानी के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं। जो जो लिखने का होगा वहां हम लिख देंगे। यहाँ पे देखिए आज को आपको नया चीज कर देंगे, यहाँ पे HW, यहाँ पे होमवर्क आपको रहेगा, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना, जो भी हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपको होमवर्क में वही रहेगा, कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता में देखते हैं, सबसे पहले यह बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता। तो आप समझिए स्टार्टिंग कैसे करके लिखना है। ऑनर्स का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो स्टार्टिंग लिखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक केवल दिल्ली सल्तनत का ही नहीं बल्कि पूरे मध्यकालीन भारत का सबसे विद्वान शासक में से एक था, लेकिन इसके द्वारा ली गई नीति को सफल नहीं माना जाता। हालांकि ये एक सफल शासक थे, लेकिन फिर भी इसकी नीति के कारण ये असफल माने जाते हैं। इसकी नीतियां सॉरी इसकी नीतियां, प्रमुख नीतियां निम्नलिखित है, मतलब कि ये सब प्रमुख नीतियां हैं इसकी। धर्मनिरपेक्षता में हम लोग बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता में वो क्या क्या किया। तो उसने जो है सभी धर्म को बराबर दर्जा देने का मोहम्मद बिन तुगलक ने काम किया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का इकलौता शासक था जिसने कि हिंदू को भी बढ़ाने का कार्य किया था, हिंदू को भी आगे बढ़ाने का काम किया था, वहां पे काम कर रहा था। तो धर्मनिरपेक्षता में हम लोग लिखेंगे कि ये पहली बार जो है ना, धर्म को राजनीति से अलग रखा, राजनीति से अलग रखा। धर्मनिरपेक्षता में पहली बार यह पहला शासक था जिसने कि धर्म को राजनीतिक से अलग रखा, बोला नहीं धर्म का बीच में कोई काम नहीं है, इसको अलग करो। और इसने क्या किया कि ये अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता था, हालांकि ये था भी विद्वान समझता था, इसीलिए उलेमा वर्ग को ये समाप्त कर दिया था कि बोला तुम लोग का छुट्टी, यहाँ से छुट्टी कर दिया। लोग उलेमा क्या होता है, उलेमा देखिए उलेमाओं वर्ग का खत्म कर दिया था, खत्म कर दिया। उलेमा क्या होता है, उलेमा बेसिकली जैसे कि पंडित होता है उसी तरह उलेमा बोल सकते हैं। इसमें अमीर लोग भी इसमें शामिल रहते हैं। उलेमा इसमें पंडित लोग, विशेषज्ञ सब जो रहते हैं, जिसमें राजनीति में जो है ये इसको मतलब कि सलाह मशवरा करता है सुल्तान की क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। लेकिन हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप को सक्षम समझता था इस सब के लिए, लेकिन इसीलिए उलेमा को, उन लोग को छुट्टी कर दिया, उलेमा को बोला जाओ। और इसमें धर्मनिरपेक्षता में क्या पॉइंट आएगा कि उसने खलीफा का मानना भी इनकार कर दिया। खलीफा को मोहम्मद बिन तुगलक नहीं मानने लगा। खलीफा क्या होता है, हम आपको पहले वीडियो में हम आपको पहले बता चुके हैं खलीफा क्या होता है। तो खलीफा होता है धार्मिक और राजनीतिक प्रधान होता है। तो खलीफा को मानने से भी इनकार कर दिया।
खलीफा को मानने से इनकार कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक खलीफा को ही मानने से, ये सब धर्मनिरपेक्षता का पॉइंट बता रहे हैं। खलीफा को मानने से भी इनकार कर दिया, लेकिन बाद में जाके क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक को खलीफा के द्वारा उसको मानना पड़ा, क्योंकि वहाँ के उलेमा वर्ग जो था और जहाँ बाकी जनता सब जो था उस पे फोर्स कर रहा था कि आप बिना बिना खलीफा के द्वारा आप कैसे शासन कीजिए, क्योंकि राजनीतिक और धार्मिक प्रधान होता है पूरे इस्लाम धर्म का, पूरे इस्लाम जगत का खलीफा। तो बाद में जाके अब्बास अली जो रहते हैं खलीफा उस टाइम के, अब्बास अली जो कि मिस्र इजिप्ट में रहते थे, तो वहाँ से उनको पत्र के द्वारा अपना सुल्तान बनने का पद भी धारण किया हुए थे। खलीफा वो अब्बास अली, ध्यान रखिएगा नाम को, अब्बास अली उनका नाम रहता है, ठीक है। तो ये धर्म के बारे में ये सब हो गया। तो ये सब काम धर्म में किया, तो इसमें विफलता क्यों आ गई? विफलता इसलिए आ गई क्योंकि वो खुद को ज्यादा अधिक विद्वान समझने लगा, उलेमाओं को वर्ग से हटा दिया था। तो बहुत सारे वहाँ के जो जनता थे उससे आक्रोशित हो गए कि आप पंडित, मान लीजिए पंडित को अगर कोई मंदिर से ही हटा देता है तो वहाँ का जो जनता है वो लोग तो घबरा जाएगा, कि विद्रोह करेगा कि आप पंडित को कैसे हटा दिए, अगर पंडित ही नहीं रहेगा तो हम काम अपना कैसे करना। उसी प्रकार उलेमा को हटा देने पर वहाँ का जनता लोग भड़क गया, जिसके कारण कि ये जो है ना असफल माना जाता है धर्मनिरपेक्षता को। और इसने क्या किया कि जितने भी योग्य पढ़े लिखे मतलब कि थे, मतलब कि धर्मनिरपेक्षता, और इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि अब जो है योग्यता के आधार पर काम दिया जाने लगा। पहले क्या था? पहले था कि जन्म के आधार पर काम दिया जाता था, लेकिन अब योग्यता के आधार पर काम दिया जाता था, जिसके कारण जनता ज्यादा खुश हो गई। लेकिन जनता तो खुश हो गई, लेकिन जो उधर इतिहासकार का मानना है कि यही उसका बड़ा रीजन रहा, उसका असफलता, ये धर्मनिरपेक्षता का असफल होने का। तो इसमें क्या करते हैं, तो धर्मनिरपेक्षता में क्या क्या बोले तो धर्मनिरपेक्षता में क्या बोले तो क्या किया था? जन्म के आधार के बदले योग्यता को आधार बनाया गया। योग्यता का आधार बनाया गया मतलब कि अब कोई भी नौकरी प्राप्त करेगा तो वो जन्म के आधार पर प्राप्त नहीं करेगा, वो योग्यता मतलब जिसको योग्य है वो योग्य शासन में मतलब कि नौकरी में जा सकता है। तो इसके लिए इससे रिलेटेड जो जियाउद्दीन बर्नी है, जियाउद्दीन बर्नी और इब्न बतूता ने इसका खंडन किया, इसका विरोध किया कि इसी के कारण यही जो योग्यता वाला बात आ गया, इसी के कारण धर्मनिरपेक्षता को प्रबल रूप नहीं दे पाया। यही कारण था कि उसका असफल होने का, यही कारण था धर्मनिरपेक्षता को, क्योंकि जो नहीं पढ़े लिखे थे, जो गरीब तबके के व्यक्ति थे, उसको भी मोहम्मद बिन तुगलक ने काम देना स्टार्ट कर दिया। तो जनता के लिए तो वो अच्छा था, लेकिन फिर भी इसको असफल माना गया। तो क्या कौन कौन बोला था? एक तो जियाउद्दीन बर्नी और इसामी, जियाउद्दीन बर्नी और इसामी ने ये वाला काम का क्या बोलता है उसको, विरोध प्रकट किया कि यही कारण था कि धर्मनिरपेक्षता सफल हो गया। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता का पॉइंट क्लियर उम्मीद करते हो गया होगा। तो सबसे पहला क्या था कि उसने धर्म को जो है राजनीति से अलग कर दिया था। वो पहला शासक ऐसा था जिसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि वो हिंदू को आगे बढ़ाना चाहता था, हिंदू को भी समान दर्जा देना चाहता था मुस्लिम के भांति, जो कि वहाँ का जो मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति थे इसका विरोध करना था, जिसका कारण क्या सफल हो गया। तीसरा कारण था कि योग्यता के अनुसार नौकरी मिलना स्टार्ट हो गया था, जन्म के आधार पर नौकरी खत्म हो गया था, जिसके कारण कि बहुत सारे लोग आक्रोशित हो गए, इसके कारण ये असफल हो गया। चौथा कारण था कि उलेमाओं वर्ग का जो इसने खत्म कर दिया था, उलेमा वर्ग को खत्म कर दिया था और अपने आप को सर्वे सर्वा बोल दिया था, इसी कारण से ये असफल हो गया। पांचवा कारण क्या था कि पांचवा खलीफा को भी मानने से इनकार कर दिया, जो कि इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा हेड खलीफा होता है, लेकिन फिर भी उसको जो है मानने से इनकार कर दिया था। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता को लेकर। यही सब उसमें धर्मनिरपेक्षता में यही सब मोहम्मद बिन तुगलक ने काम किया, और कैसे खत्म हो गया वो भी हम आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं धर्मनिरपेक्षता पूरा तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं। आपको अगर कहीं भी स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट कमेंट करके बताते हैं कि आपका हैंडराइटिंग सही नहीं है। कुछ लड़के कमेंट करके बताते हैं आपका हैंडराइटिंग सही नहीं है।
हम मानते हैं कि हैंडराइटिंग सही नहीं है, लेकिन आपको जो समझा रहे हैं हम, तो वो आप समझने का कोशिश कीजिए। हैंडराइटिंग हम आपको जो बोल रहे हैं वही वही आपको सुनाई देना चाहिए, दिखाई दे या ज़रूरी नहीं है, सुनाई देना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो मैटर करता है। ये राइटिंग या बोर्ड में लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हालाँकि मेरा राइटिंग भी ठीक नहीं है, मुझको पता है। लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझाया जा सके। इसलिए जो भी लड़के हैंडराइटिंग को लेकर अगर परेशान होते हैं, तो वो अच्छे से बात को सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये धर्मनिरपेक्षता समझ में आ गया होगा। धर्मनिरपेक्षता समझ में आ गया होगा। राजत्व सुधार में क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्या किया? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राजत्व सुधार में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि जितना भी उसने कर लगाया था, बहुत ही सख्ती से उसने कर लगाया था। बहुत सख्ती से मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सख्ती से कर लगाया था। जितना भी जो भी व्यक्ति कर नहीं देते थे या जिसका बकाया रह जाता था कर, तो उसको उसके लिए एक अलग जो पद तैयार किया गया था कि वही व्यक्ति जो है, ये जो भी कर बकाया होगा, जो कर नहीं देगा, उसके ऊपर बहुत सख्ती से प्रयास किया गया था। तो उस पद का क्या नाम था? देखिए, एक पद कर के लिए एक पद का सृजन किया गया, पद का सृजन किया गया। और वो पद का क्या नाम था? मुस्तखराज, दीवान मुस्तखराज। क्या नाम था? दीवान मुस्तखराज। देखिए, इसका नाम क्या था? दीवान ए मुस्तखराज, या खरीज भी बोलता है, दीवान मुस्तखरीज। तो इस पद का सृजन किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। जो भी कर बकाया होता था, जो कर नहीं देता था, जो बहुत ढीठ एक दूसरे होता है कि थोड़ा ढीठ के हाँ हम ना देबो की कर लेबी, तो हम ना देबो की देबे न करबो, उस टाइप का आदमी के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान मुस्तखरीज नाम का पद का सृजन किया, जो कि कर वसूलता था। थोड़ा हट्टा कट्टा नौजवान टाइप का आदमी होता होगा ही, जाता था रे पैसा दो, तो पैसा छीन छान के ले लेता होगा, कर ले लेता होगा, आई मीन दीवान मुस्तखरीज। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आया वो देखते हैं। और इसके लिए आय व्यय के लिए एक सूची दस्तावेज को तैयार करवाया। देखिए, ये दस्तावेज को तैयार करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये जो आय व्यय के बारे में बोले, जो देता था उसका ब्यौरा रखता था, जो नहीं देता था उसका ब्यौरा रखता था, और जो नहीं देता था उसको ये हथकंडा सब वहाँ पे जाता था वसूलने के लिए। तो दस्तावेज को तैयार करवाया, लेकिन इसका भी ये नीति को असफल माना जाता था। क्यों असफल माना जाता है? क्योंकि ये दीवान मुस्तखरीज जो था, ये सही से उस समय काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ये नया नया पद का सृजन करवाया गया था। तभी मोहम्मद बिन तुगलक तो अच्छा से पता नहीं था कि इसको अच्छा से मतलब कि कैसे इसको कार्य किया जाए, तो उसके कारण ये असफल हो गया। और ये दस्तावेज जो तैयार करवाया था, तरह तरह का दस्तावेज जो तैयार करवाया था, वो दस्तावेज को मेंटेन करने वाला इंसान सही तरीका से मिला नहीं, तो मेंटेन के कारण भी इसको असफल माना जाता है। तो राजत्व सुधार में बस इतना ही था कि वो मतलब कि जो कर देता था, जो कर नहीं देता था, उसका दस्तावेज तैयार करवाया। दस्तावेज को मेंटेन करने लायक कोई अच्छा इंसान, अच्छा बंदा नहीं मिला उसको, जिसके कारण कि दस्तावेज तैयार नहीं हो पाया, दस्तावेज खो गया, हेरा गया। और फिर मुस्तखराज अच्छा सही तरीका से भी काम नहीं करता था, जिसके कारण कि राजत्व सुधार को भी असफल माना जाता है। ठीक है, तो राजत्व सुधार भी समझ गए होंगे आप लोग। राजत्व सुधार भी अपना हो गया क्लियर। तो अगला देखते हैं क्या है। अगला देखिए, दोआब में कर वृद्धि। दोआब में देखने से पहले हम लोग राजधानी परिवर्तन देखेंगे। पहले राजधानी परिवर्तन देखेंगे, उसके बाद दोआब देखेंगे। ठीक है, तो राजधानी स्थानांतरण कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ कर दिया? पहले दिल्ली था, दिल्ली से कर दिया दौलताबाद। दौलताबाद मतलब कि देवगिरी। ठीक है, पहले था दिल्ली, दिल्ली से कर दिया ये देवगिरी। ये दिल्ली स्थानांतरण मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली स्थानांतरण, जो कि उसके जीवन का सबसे बड़ा गलत काम मतलब कि सबसे बड़ा किया गया गलत काम में से एक था दिल्ली को स्थानांतरण कर देना देवगिरी। हालांकि इसके पीछे उसका मंशा बहुत अच्छा था, लेकिन आम जनता लोग समझ नहीं पाया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक पहले ही हम बताए हुए थे कि विद्वान व्यक्ति था, वो जो समय से थोड़ा आगे चलता था। ठीक है, तो दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण करवाया, और देवगिरी का नाम बाद में बदल के कर दिया दौलताबाद। ये अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि दौलताबाद का निर्माण किसने करवाया, दौलताबाद शहर किसने बसाया, तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद के शहर का स्थापना करवाया था। तो देखते हैं हम लोग, दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण कर तो दिया दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण कर तो दिया, इसके पीछे का क्या क्या रीजन था,
देवगिरी रीजन मतलब क्या दिल्ली स्थानांतरण करने का क्या देवगिरी स्थानांतरण करने का क्या रीज़न था? तो सबसे पहला रीज़न ये था कि साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार हो गया था। मतलब कि बहुत बड़ा साम्राज्य था हो गया था। बड़ा साम्राज्य के कारण बड़ा साम्राज्य के कारण दिल्ली में सुचारू ढंग से नहीं चल पा रहा था, जिसके कारण कि देवगिरी को करना पड़ा। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए, ये कारण बता रहे हैं हम आपको, कारण बता रहे हैं कि दिल्ली से देवगिरी क्यों किया गया, ये आप अपना आंसर में मेंशन कीजिएगा ये सब। दूसरा नंबर पॉइंट क्या हो गया? दूसरा नंबर पॉइंट हो गया कि दिल्ली में आक्रमण का खतरा बहुत बढ़ते जा रहा था। दूसरा नंबर क्या पॉइंट है? दिल्ली में आक्रमण का खतरा, दिल्ली में आक्रमण का खतरा। तो दिल्ली में शुरू से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि शुरू से में जो राजधानी रहता है वहीं पे आक्रमण सबसे ज़्यादा होता है, वहीं पे किया जाता है। तो दिल्ली में आक्रमण का खतरा धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा था। उधर से मंगोल आक्रमण करने का चाह रहा था, इधर से कुछ स्थानीय सेना लोग भी विद्रोह करना, दिल्ली पर हस्तक्षेप करना चाह रहा था। तो इसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने सही समझा कि दिल्ली से दौलताबाद हम लोग चले जाते हैं, ना ही दिल्ली राजधानी रहेगा, ना ही कोई आक्रमण करेगा। तो ये दूसरा पॉइंट आता है दिल्ली को स्थानांतरण करने का। तीसरा नंबर पॉइंट आता है दक्षिण पर आधिपत्य। तो हम लोग देखते हैं कि दिल्ली से बैठे-बैठे दक्कन का जो क्षेत्र है, दक्षिण का जो क्षेत्र है, वहाँ पर सही तरीका से सुचारू ढंग से शासन चलाना संभव नहीं हो पा रहा था दिल्ली में बैठे-बैठे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि दिल्ली से क्यों ना हम लोग आगे जाके चलते हैं, आगे में जाके बैठेंगे, वहाँ पर से अच्छा से पूरा दक्कन पूरा कवर हो जाएगा, पूरा ऊपर पूरा नॉर्थ पूरा कवर हो जाएगा, हम लोग सब तरफ कवर कर सकते हैं। तो इसीलिए दिल्ली से दक्षिण में मतलब कि देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि सब तरफ ये देवगिरी जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक का सेंटर माना जाता है। सेंटर मतलब कि भौगोलिक क्षेत्र से सेंटर माना जाता है। तो वहाँ से सभी जगह को देख रेख करना बहुत आसानी हो जाता है। तीसरा ये हो गया। और चौथा क्या होगा कि चौथा हो गया कि उस समय अकाल आ गया था। अकाल के कारण दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण करने का सबसे बड़ा कारण अकाल का भी था। अकाल उस टाइम पे अकाल बहुत ही भीषण हो गया था, जिसके कारण कि दिल्ली में सुचारू ढंग से नहीं चलाया जा सकता था, प्रजा को सही ढंग से नहीं रखा जा सकता था, जिसके कारण कि दौलताबाद कर दिया गया था। ठीक है, तो इतना कारण है कि दिल्ली से दौलताबाद क्यों किया गया था, ये इतना सारा कारण है। हालांकि और भी रीजन रहा है इसके बिहाफ में। कुछ इतिहासकार का मानना है कि ये बहुत ही गलत कदम उठाया गया था। ये चीज़ एकदम मोहम्मद बिन तुगलक को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारा व्यक्ति जो है बहुत सारा व्यक्ति दिल्ली से दौलताबाद 1500 किलोमीटर पड़ता है, 1500 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र करने में बहुत सारा जनता लोग जो मर गया था। हो गया। पाँचवा नंबर पॉइंट देखते हैं। पाँचवा नंबर पॉइंट है कि तारीख फिरोज शाही के अनुसार दोआब के क्षेत्र जो था, दोआब का क्षेत्र में हिंदुओं का जो आतंक बढ़ने लगा था, तो उसको सजा देने के लिए जो है दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण किया गया था। तो चलिए एगो होमवर्क मिल गया आपको, एगो क्वेश्चन देने लायक कि तारीख फिरोज शाही के रचयिता कौन है? तारीख फिरोज शाही किसने लिखा? ये पहला क्वेश्चन है। तारीख फिरोज शाही किसने लिखा? आपको कमेंट करके ये बताना है कि तारीख फिरोज शाही किसने लिखा है। गूगल में सर्च कीजिए, पढ़िए इसके बारे में, उसके बाद कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ठीक है, तारीख फिरोज शाही के बारे में, तारीख फिरोज शाही में ये वर्णन किया गया है लेखक के द्वारा। लेखक अभी हम नहीं बताएंगे। लेखक के द्वारा ये वर्णन किया गया है कि जो है दोआब में हिंदुओं का आतंक बढ़ रहा था, वहाँ पे हिंदू विद्रोह कर रहे थे, तो उसको सजा देने के लिए दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया गया। हालांकि एक इतिहासकार आते हैं डॉक्टर शंकरी प्रसाद जैन, और सॉरी ये डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने यह तारीख फिरोज शाही का खंडन किया, उसका विरोध किया। उसका विरोध में उसने ये कहा है कि दंड देने का तो और भी बहुत सारा उपाय था, दंड देने का तो बहुत सारा और उपाय था,
ये सुल्तान ने दिल्ली स्थानांतरण करने का फैसला क्यों किया? वो कुछ भी कर सकते थे, उसको दंड में कारावास दे सकते थे, उसको भूखा रख सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। ये दिल्ली स्थानांतरण करने की क्या ज़रूरत पड़ गया? जो कि उनका बात तो एक हद तक सच भी सही भी था। तो ये सब रीज़न उसका रहा था, ठीक है? ये तो इसका असफल होने का क्या-क्या कारण रहा होगा? आप अपने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब काम किया, ये सब रीज़न के कारण दिल्ली से दौलताबाद उसने किया, तो ये असफल होने का क्या-क्या कारण हुआ? आप अपने से दिमाग लगा सकते हैं कि बड़ा साम्राज्य के कारण, मतलब कि साम्राज्य बड़ा हो गया, बड़ा सोच के तो वो कर दिया वहाँ पे, लेकिन बीच में अकाल की स्थिति आ गई। अकाल के कारण बहुत ही बड़ा संकट का पैदा हुआ, जिसके कारण कि ये असफल माना जाता है। उसके बाद देखेंगे कि 1500 किलोमीटर का दूरी था, बहुत सारा जो प्रजा था वो बीच में ही मर गई, जिसके कारण कि ये बीच में असफल माना गया। उसके बाद बताया गया कि दक्षिण पर आधिपत्य जमाने के लिए वो दिल्ली से स्थानांतरण हो तो गया था, लेकिन दक्षिण में जो है सही ढंग से वहाँ पे सुचारू रूप से वहाँ पे उसको मतलब कि संचार नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण कि ये जो है ना सब असफल हो गया था। ये राजधानी स्थानांतरण करने का प्रक्रिया को भी ये असफल माना जाता है। तो राजधानी स्थानांतरण कैसे किया, क्या-क्या कारण था और क्यों असफल हुआ, ये भी आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो हम लोग अभी तक 3 पढ़ चुके हैं, धर्मनिरपेक्ष, राजत्व सुधार, राजनीतिक स्थानांतरण। अब हम लोग दोआब के बारे में अब बात करेंगे। दोआब में कर की वृद्धि या दोआब में किया गया सुधार। तो दोआब में क्या-क्या कर सुधार किया गया? दोआब में क्या-क्या कर सुधार किया गया? सबसे पहले देखते हैं कि दोआब में क्या किया गया। तो दोआब में सबसे पहले ये किया गया कि वहाँ का जो कर था, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया का मतलब है अला जियाउद्दीन बर्नी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तारीख फिरोज शाही नहीं, तारीख मुबारक शाही होगा यहाँ पे, तारीख मुबारक शाही, क्योंकि तारीख फिरोज शाही तो जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। तारीख मुबारक शाही, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन है, तारीख मुबारक शाही किसने लिखा? चलिए इधर आते हैं दोआब में। दोआब में उसने कर वृद्धि कर दिया। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार वहाँ पे कर जो था वो 20 से 30 गुना बढ़ा दिया गया था। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार, किसके अनुसार? बर्नी के अनुसार, बर्नी के अनुसार, रेड पेन में सही से दिखता नहीं होगा। बर्नी के अनुसार 20 गुना से 30 गुना बढ़ा दिया गया था। वहाँ जो दोआब में जो कर था वो 20 गुना से 30 गुना बढ़ा दिया गया था। तो सबसे पहले देखेंगे कि कर को बढ़ाने का क्या-क्या कारण रहा। जैसे कि हम लोग राजधानी का बारे में पहले कारण देखे, उसी तरह कर का वृद्धि का कारण क्या-क्या रहा। कर वृद्धि का कारण पहले देखते हैं। कर वृद्धि का सबसे पहला कारण ये आता है कि दोआब का जो क्षेत्र है उपजाऊ भूमि था। सबसे पहला उपजाऊ, उपजाऊ, अरे यार, सबसे पहला रीजन आता है उपजाऊ भूमि था। सबसे पहला रीजन आता है कि वहाँ जो दोआब का क्षेत्र जो है वहाँ पे उपजाऊ भूमि था, जिसके कारण कि कर वृद्धि कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक का मानना था कि दोआब के क्षेत्र में अगर कर वृद्धि कर भी दिया जाए तो वहाँ के जो किसान है वो आसानी से वहाँ पे कर अदा कर सकते हैं। तो यह पहला कारण था कर वृद्धि का। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कि राजकोष, राजकोष खत्म पर था, खत्म पर था। दूसरा कारण ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक जैसा कि बताए थे कि बहुत सारा काम किया, जिसके कारण कि राजकोष उसका खत्म हो रहा था। तो राजकोष खत्म होने के कारण उसको ये दिमाग में ये आया कि चलो कर का कहीं पे जो हमको कर लेने का मौका जब ज़्यादा मिल रहा है तो क्यों ना कर को ज़्यादा ले लिया जाए। तो इसीलिए राजकोष को अच्छा से ढंग से भर लेने के लिए दोआब में उसने कर वृद्धि कर दिया। ये दूसरा रीज़न रहा था। तीसरा रीज़न क्या रहा? राजकोष, राजकोष खत्म होने के कगार पे था, ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न ये था कि तीसरा रीज़न है कि बंदायूनी, तीसरा रीज़न है कि बंदायूनी का यह कहना था कि वहाँ की जनता जो है उग्र हो गई थी, तो उसको दंड देने के लिए ऐसा किया गया था। जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हुए थे, बंदायूनी, बंदायूनी, बंदायूनी का कहना था, उतना लंबा नहीं लिखते हैं क्योंकि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम आपको बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस हम आपको समझा देते हैं कि क्या-क्या हुआ था। अब वहाँ से अगर लिखना होगा तो आप या तो यहाँ से समझ के अगर लिख लिएगा तो बेहतर है, नहीं तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। बंदायूनी का कहना था कि जो वहाँ के हिंदू हैं वो उग्र हो गए थे, उग्र हो गए थे,
वहाँ के जो हिंदू है, बंदायूनी का यह कहना है कि वहाँ के जो हिंदू है वो उग्र हो गए थे, जिसके कारण कि कर का वृद्धि अवश्यंभावी हो गया था। कर का वृद्धि करना जरूरी था उसको दंड देने के लिए। जैसे कि हम आपको पहले बताए थे, ईश्वर प्रसाद ने इसका खंडन किया, इसका विरोध किया। चौथा नंबर पॉइंट क्या आता है, इतिहासकार बुलजली हेग थे, बुलजले बुलजले हेग। बुलजले हेग का कहना है कि दोआब दोआब में सैन्य सुधार करने के लिए ऐसा किया गया था। सैन्य सुधार नहीं, यहाँ पे प्रशासनिक लिख देते हैं, प्रशासनिक सुधार के लिए ऐसा किया गया था। चतुर्थ पॉइंट है कि हेग के अनुसार वहाँ पे जो प्रशासनिक सुधार सुचारू ढंग से चलाने के लिए उसका कर में वृद्धि कर दिया गया था, हेग के अनुसार। तो इतना सारा पॉइंट आता है कि दोआब के क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक ने कर वृद्धि क्यों किया था। ये सब रीजन है कि क्यों किया था, कारण क्या था। तो आप देखते हैं कि असफल रहने का क्या कारण था। असफल रहने का, भूमि उपजाऊ था, ये बात तो सत्य है। और ये भी सत्य है कि सामान्य स्थिति में किसान को कर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब हम इसका असफल होने का कारण बता रहे हैं, ठीक है। असफल क्यों हो गया, आप वो देखिए, असफल क्यों हो गया। भूमि उपजाऊ था, ये बात सत्य है। वहाँ के जो किसान है वो साधारण स्थिति में कर देने से कुछ नहीं घबराते, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा वहाँ पे होता है, कृषि होता है। तो लेकिन उस समय क्या हुआ था कि अकाल पड़ गया था। अकाल के कारण वहाँ के जो किसान है वो कर को नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण कि ऐसा मतलब कि कहा गया कि हम कर नहीं दे पाएंगे, तो इसीलिए कर की स्थिति को असफल माना गया। उसके देखते राजकोष खत्म पर था। अब जानबूझ के मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा काम किया, बेतुका काम सब किया जो कि करने का लायक ही नहीं था, लेकिन फिर भी जानबूझ के राजकोष खत्म करवा दिया, जिसके कारण कि इधर किसान लोग को भुगतना पड़ा। तीसरा है कि बंदायूनी का कहना था कि उग्र हो गए थे। अगर उग्र हो गए थे तो उसको दंड देने के लिए कर बढ़ाने की क्या जरूरत था, कुछ और भी कर सकता था। तो ये सब असफल होने का रीजन था, ये सब असफल होने का इसका रीजन था, ठीक है। इसके बारे में ये आप समझ गए होंगे। इसके बारे में जियाउद्दीन बर्नी का एक कथन है, जो कि अभी बताते हैं। इसके बारे में जियाउद्दीन बर्नी का एक कथन है। आज को वीडियो बनाने का कुछ खास मन कर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी बना रहे हैं, क्योंकि एग्जाम डेट जो है आपको कल ही मैंने बताया था। कल ही हम आपको वीडियो डाल दिए थे कि एग्जाम डेट आ गया, पार्ट 2 का। डेट नहीं आया, मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म भराने वाला है, तो अब जल्दी एग्जाम हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में खींचेंगे आप। तो जियाउद्दीन बर्नी का एक कथन है। जियाउद्दीन बर्नी ये कहते हैं कि दोआब के क्षेत्र में रह रहे प्रजा पर इस प्रकार का कार्यवाही किया गया जैसे कि हिंसक पशु के साथ किया जाता है, और इसका तमाशा आखेटक के रूप में सुल्तान देख रहे थे। ये कथन जियाउद्दीन बर्नी का है। जियाउद्दीन बर्नी का क्या कहना था कि दोआब में प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था जैसे मानो वे हिंसक पशु हैं और सुल्तान आखेटक का मजा ले रहे थे। जियाउद्दीन बर्नी का यही कथन है कि दोआब में प्रजा के साथ ऐसा अन्याय व्यवहार हो रहा था जैसा कि मान लो वो हिंसक पशु है, और जो सुल्तान है वो मजा से अपना देख रहा है, शो देख रहा है, अरे बड़ा मजा आ रहा है, कर रहा है, बड़ा मजा आ रहा। तो ऐसा स्थिति था। तो यही सब रीजन से जो है ये दोआब में जो किया गया कार्य था वो भी असफल हो गया, ठीक है। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मिटाते हैं इसको। तो हम लोग 1 2 3 4 हम लोग 4 पढ़ चुके हैं। दोआब में कर वृद्धि, धर्मनिरपेक्षता, राजत्व सुधार, राजधानी स्थानांतरण, चार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 2 बचा हुआ अकाल का रोकथाम। तो अकाल का रोकथाम में सबसे पहले उसने क्या किया, तभी जैसा कि हम आपको बताया कि अकाल तभी आया हुआ था, बहुत भीषण अकाल आया हुआ था 1330 के समय के काल में, लगभग 23 में। अकाल कब आया था,
तो अकाल आया था 1326 में, अकाल आया था 1326 में, अकाल आया था। इसके कुछ साल बाद फिर अकाल आ जाता है, कुछ साल बाद फिर अकाल आ जाता है। 1326 में पहला अकाल आता है, उसके बाद फिर से अकाल आ जाता है, 1334 में अकाल आ जाता है, जो कि 41 तक रहता है। अकाल आ जाता है 1334 से 41 तक अकाल रहता है। अकाल के दौरान उसने बहुत सारा कार्य किया, जनता के लिए बहुत सारा कार्य किया, ठीक है। खाना पहुंचाया, नदी नाला कुआं सब बनवाया उसको अकाल को ठीक ठाक करने के लिए। उसके बाद और उसने जो है सभी को पैसा भी दिया, जितना ऋण लिया हुआ था किसान लोग ऋण भी वापस कर दिया। तो ये सब काम अकाल के दौरान उसने किया था। अकाल सभी का सूची बनाया गया कि तुम कितना ऋण लिया, तुम कितना मतलब कि तुम्हारा कितना जो है अकाल में नष्ट हुआ है, उस सब का खाता बनाया और सबको वापस भी किया। लेकिन इसको असफल होने का माना जाता है कि असफल क्यों हो गया कि ये सब जो काम स्टार्ट करवाया वो जो समय के बहुत दिन बाद स्टार्ट करवाया, मतलब कि जब जनता को जरूरत था तब स्टार्ट नहीं करवाया, बहुत दिन बाद स्टार्ट करवाया, जिससे कि जनता को फायदा हुआ नहीं और बहुत सारा लोग बीच में मर भी गया हुआ था। मतलब कि इतना दिन बाद स्टार्ट करवाया काम, बीच में मर गया था। और माना जाता है इसका सफलता का कारण कि जब ये कर रहा था, जब काम कर रहा था नलकूप ये वगैरह सब उन लोग के पीड़ितों के लिए काम कर रहा था, तो तभी दक्षिण में स्टार्ट हो गया था, विद्रोह स्टार्ट हो गया था, दक्षिण में विद्रोह स्टार्ट हो गया था, जिसको कि दमन अच्छा से वो कर नहीं पाया, जिसके कारण कि असफल हो रह गया, अकाल का रोकथाम भी असफल हो गया। तो इसमें बस इतना ही था, अकाल का रोकथाम में ज्यादा कुछ था नहीं। तो बस अकाल के रोकथाम में बस इतना ही है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब लास्ट हम लोग देखेंगे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी डील करते हैं। अगर आपको अगर आपको पूरा वीडियो अगर समझ में आ रहा है, अगर पूरा वीडियो अगर समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करके कमेंट में लिख दीजिएगा कि क्या पसंद नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। तो सांकेतिक मुद्रा देखते हैं। तो माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है। डेट रहता है 1330, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 में करता है। इसमें क्या होता है कि एमबीटी ने मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा में क्या किया, तांबा चांदी दोनों का मूल्य बराबर कर दिया, दोनों को बोला कि आप मूल्य बराबर हो गया है। 1330 में सांकेतिक मुद्रा, इसके लिए एडवर्ड टॉमस जो है, एडवर्ड टॉमस ने एमबीटी के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा है कि ही इज द एडवर्ड टॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा है मनी शहजादा, मतलब कि मुद्रा शहजादा कहा है। क्या कहा है, मुद्रा शहजादा, ही इज द प्रिंसेस ऑफ मनी। ओके, तो टॉमस ने कहा, ये कोटेशन आप याद रखिएगा, इसको आप आंसर में लिखने का काम आएगा ये। तो मुद्रा शहजादा क्या है, इसने क्या किया, इसने तो सबसे पहले 200 ग्रेन का, इसने सबसे पहले 200 ग्रेन का सिक्का, सोने का सिक्का, 200 ग्रेन का सोने का सिक्का, 200 ग्रेन का सोने का सिक्का ढलवाया, जिसको कि दिनार कहा जाता था। और फिर 140 ग्रेन का सिक्का ढलवाया चांदी का, तथा अदली, 140 ग्रेन का चांदी का सिक्का डलवाया, जिसको कि अदली कहा जाता था। इसने किया कि चांदी और तांबा का मूल्य जो है बराबर कर दिया। ये तो भैया गड़बड़ काम है, चांदी और तांबा, एगो का दाम ज्यादा एगो का दाम कम। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दिन घोषणा कर दिया कि चांदी और तांबा का मूल्य बराबर, यही सांकेतिक मुद्रा हो गया, चांदी और तांबा का मूल्य बराबर कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जनता लोग घबरा गया, अरे ये क्या हो गया। एक दिन अचानक मोदी जी आए और बोलते, मित्रों आज रात से 2000 और 5 रुपया का नोट बराबर। तो ऐसा नहीं होता है ना, जिसके पास ज्यादा 2000 का रुपया होगा वो तो विरोध करेगा, जो 5 रुपया, जिसके पास 5 रुपया का नोट है वो तो पूरा खुश, अरे वाह हमको 5 रुपया में 2000 का वैल्यू मिल गया। 2000 वाला सोचता होगा, अरे यार 2000 मिल गया, 5 रुपया का वैल्यू, समझ रहे। तो वही हो गया, इससे जनता जो है उनको समझे में नहीं आया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा काहे कर दिया। तो ये वाला चीज करने का पीछे बहुत सारा रीजन है, बहुत सारा कारण है, जो कि पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको बताते हैं। वीडियो बहुत ही लंबा बन चुका है, लेकिन फिर भी आप बने रहिए, आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने क्या क्या था। तो सबसे पहला नंबर आता है राजकोष खत्म हो गया था, जैसा कि हम आपको पहले भी बताए हुए थे। एक और पॉइंट में आता है, राजकोष खत्म होने के कगार में था, ज्यादा मूल्यवान वस्तु नहीं मिल रहा था इसको,
जिसके कारण कि ये क्या किया, चांदी और तांबा का मूल्य बराबर कर दिया, जिससे कि आसानी से ये कम दाम वाला सिक्का को बना सकता था। दूसरा नंबर पॉइंट आता है, लेकिन इसका विरोध, इसके बारे में बता देते हैं। जो ईश्वरी प्रसाद है, ईश्वरी प्रसाद ने इसका विरोध किया है। विरोध करते हुए उसने ये कहा कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण पर अपना आधिपत्य जमा लिया है, तो फिर सोना चांदी का उसको दिक्कत क्या आ रहा है, क्योंकि दक्षिण में कर्नाटक में एक जगह आता है। चलिए ये क्वेश्चन आपका रहा कि दक्षिण में खान कहाँ पे है, उसका क्या नाम है। दक्षिण में सोना का खान है, उसका क्या नाम है, ये आपका होमवर्क रहा, कमेंट बॉक्स में नीचे कीजिएगा। दक्षिण में था वो, ठीक है। तो ईश्वरी प्रसाद कहते हैं दक्षिण में जब आधिपत्य जमा लिया तो उसको फिर क्या जरूरत पड़, ये राजकोष खत्म कैसे होने लगा, उसको कीमती वस्तुओं का उसका मूल्य कैसे कम होने लगा उसके पास, ठीक है। तो दूसरा रीजन आता है, दूसरा आता है कि इसको कुछ इतिहासकार ने इसको बस शाही चाल बताया। ये हम आपको कारण बता रहे हैं सांकेतिक मुद्रा को प्रचलन करने का, ठीक है। बस शाही चाल बताया कि चलो भैया कर देते हैं, क्या जाता है, कर देते हैं, तो बस कर दिया। कुछ इतिहासकार का मानना है कि उसने जो है चीन और पारस से सीखा, तो उससे उसके जैसा चीन और पारस के जैसा बनना चाह रहा था, जगह का नाम है, तो उसके जैसा बनना चाह रहा था, इसीलिए उसने सांकेतिक मुद्रा को इंट्रोड्यूस किया। चौथा नंबर पॉइंट है कि ये पागल था थोड़ा, नए नए काम करना चाहता था, तो फिर सोचा कि अब तो कुछ बचा नहीं करने के लिए, पहले ही बहुत सारा काम कर चुका है, तो सोचा चलो क्यों ना सांकेतिक मुद्रा को बदल दिया जाए, नए मुद्रा लाया जाए। और सबसे सटीक यही माना जाता है कि नया मुद्रा मतलब कि उसका उपज, मोहम्मद बिन तुगलक का अपना उपज था ये सांकेतिक मुद्रा को चलाना। ये भी धीरे धीरे असफल हो गया। असफल क्यों हो गया? असफल इसलिए हो गया कि एक तो पहले उसने तांबा चांदी का मूल्य बराबर कर दिया। दूसरा असफल इसलिए हुआ कि ये पूरा स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए इसका पूरा मतलब ब्लूप्रिंट ही नहीं था कि हम इसको कैसे करेंगे, मतलब कि तैयारी अपूर्ण थी तैयारी, इसलिए ये खत्म हो गया। और आता है कि जनता लोग समझ ही नहीं पाया कि तो क्या क्या हो रहा है, इसलिए जनता लोग ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया, ठीक है। तो बस इतना ही होता है, यही सब रीजन है, यही सब प्रशासनिक सुधार में, यही सब मोहम्मद बिन तुगलक ने यही सब काम किया, इसी में उसको सफलता मिला। अब इसमें बताया लास्ट में मूल्यांकन में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, आप वो देख लीजिए। ये आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा मामला समझ में आ गया होगा। बहुत ही लंबा वीडियो बन गया, लेकिन समझ में आ गया होगा। जैसा कि हम आपको बोले थे कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। देखिए मूल्यांकन में क्या होगा, मूल्यांकन या निष्कर्ष बोल सकते हैं। निष्कर्ष में क्या होगा कि निष्कर्ष में आप लोग बोलिएगा कि निष्कर्ष में हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के बहुत ही विद्वान, बहुत ही कौशल व्यक्ति रहे हैं, शासक रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका किया गया नीति, हर नीति असफल माना गया है। असफल माना क्या गया, असफल ही हुआ। हर नीति असफल हुआ, इसके पीछे उसका खुद रिस्पॉन्सिबल वो है, क्योंकि वो जो भी काम किए हैं वो आधा अधूरा काम किए हैं, आधा छोड़ दिया। अगर उसको सफलता नहीं मिला तो वो छोड़ दिया है मोहम्मद बिन तुगलक। मूल्यांकन में आप यही सब लिखेंगे। और इसमें मूल्यांकन में क्या लिखना है कि मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक, पूरे में लिखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक व्यवहारवादी में शून्य थे। वो मतलब कि कुछ भी ऐसा कार्य जो है खुद को सर्वे सर्वा समझते थे, जिसके कारण कि वो नहीं हो पाया। और भी इसमें है कि मोहम्मद बिन तुगलक का सोचा गया हर कार्य सही था। आप देखिएगा तो कहीं भी आपको गलत कहीं नहीं लगेगा। धर्मनिरपेक्ष में हिंदू मुस्लिम बराबर करने का बात किया, योग्यता के आधार पर उसने बात किया। राजत्व सुधार में भी उसने जो क्षेत्र था उसको आगे बढ़ाने का बात किया। दुआ में कर वृद्धि, ये भी सही कदम था, लेकिन एगो बस यही पर ये गलती था कि वहाँ जो अकाल पड़ गया उसके बावजूद भी इसको ले रहा था जनता से। राजधानी स्थानांतरण में भी इसका सही मंशा था कि राजधानी में दिल्ली में कभी भी अटैक हो सकता है, तो चलो इसको दौलताबाद कर देते हैं। अकाल का रोकथाम में भी इसने बहुत कड़ा कदम उठाया, लेकिन करने में थोड़ा देर हो गया। सांकेतिक मुद्रा भी अच्छा उसका उपाय था, लेकिन सांकेतिक मुद्रा करने में हम मानते हैं थोड़ा बड़ा गड़बड़ी कर दिया था।
तो जितना भी कदम उठाया ये सभी ठीक था, लेकिन ये अपने समय से थोड़ा आगे सोच रहा था, इसीलिए ये सब काम असफल रह गया। तो मूल्यांकन में धीरे-धीरे करके यही सब हम लोग लिखेंगे कि वो अपना किया गया कदम सब कार्य सही था, लेकिन वो अपने समय से थोड़ा आगे बढ़ गया था और इसमें किया गया कार्य कोई भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसके लिए अच्छा तरह से तैयारी नहीं कर पाया था, अच्छा तरह से पद नियुक्त नहीं कर पाया था, व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर पाया था, जिसके कारण कि ये असफल रह गया। और देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला जाता है कि यह मूर्ख मोहम्मद बिन तुगलक मूर्ख शासक था, व्यवहार व्यवहारवादी व्यवहारवादी शून्य था, रक्त पिपासु था रक्त पिपासु था रक्त पिपासु दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण मतलब अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ इसके बारे में और क्या कहा गया वो देखिए। दूसरी तरफ और कहा गया है, इस्लाम जगत का सबसे बड़ा विद्वान। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस्लाम जगत का सबसे बड़ा विद्वान, आधुनिक युग का अरस्तु विद्वान, सक्षम शासक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यह सब बोला जाता है। किसके बारे में यहाँ लिख देते हैं। अब एंडिंग होने वाला है, चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मूर्ख, व्यवहारवादी, नकारा, कुछ नहीं आता है, ये सब कहा गया। लेकिन दूसरी ओर इस्लाम जगत का सबसे बड़ा विद्वान, आधुनिक युग का अरस्तु, सुख समृद्ध शासक, विद्वान शासक, ये सब कहा गया। तो मतलब कि इसका अच्छा पहलू भी है, इसका खराब पहलू भी है, इसीलिए इसको दोनों का सम्मिश्रण माना जाता है। एक वही अमिताभ बच्चन का डायलॉग नहीं है कि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, जिसको जितनी जरूरत थी उसने मुझको उतना समझा मुझे, ऐसा ही था ना अमिताभ बच्चन का डायलॉग। तो बस उस मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भी यही है, जो इसको खराब माना वो खराब इसको बोला, जो अच्छा माना उस अच्छा माना इसको। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पेपर 3 को अब हटा दे रहे हैं। पेपर 3 में 4 क्वेश्चन आपसे पूछता है। ऑनर्स पेपर में 4 क्वेश्चन पूछता है। हम आपको 5 क्वेश्चन करा चुके हैं, जिसमें कि 4 क्वेश्चन निश्चित एकदम लड़ेगा ही लड़ेगा, कहीं इधर उधर नहीं जा सकता। 5 क्वेश्चन करा दिए, 5 क्वेश्चन में 4 लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस भी थोड़ा मोड़ा करना जरूरी, सिर्फ हिस्ट्री करना जरूरी नहीं है, पॉलिटिकल साइंस भी हम लोग सब्सिडियरी पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बस इतना। जिसने पहले का वीडियो सब नहीं देखा, प्लेलिस्ट में ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट में लिंक दे देंगे, वहां देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां देख लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो कहाँ नहीं आया। और ये होमवर्क जो रहा है, आपको होमवर्क भी करके आना है, मतलब कि कमेंट में नीचे करना है। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। बस आज के लिए बस इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। बस इतना ही, धन्यवाद।